अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ या इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि अभी मैं इस जो लेक्चर देने जा रहा हूँ उसमें शायद आपको पसंद आया या नहीं, लेकिन ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, मतलब क्या है कि 10th फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री में कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स यानी कुछ साइंटिफिक टर्म्स या कुछ ऐसे टर्म जो हमें समझ नहीं आते, जो मुझे समझ नहीं आते थे। ठीक है, सीरियसली जो मैंने सोचा अगर मुझे पता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। तो वो टर्म्स कैसे हैं कि उनको मैंने लिखा हुआ है, उनको वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंपल, जो पहला पहला मैंने लिखा हुआ है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है हर चीज़, तो ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो सिंपल पहले मैंने लिखा हुआ है V2O5। ये कैटालिस्ट यूज होता है किसमें, वो जो SO2 + O2 और SO3 बन रहा होता है। ठीक है, उसमें क्या ये कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है किसमें, SO2 + O2 और SO3 जो फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका कैटालिस्ट है। तो ये V2O5 है क्या, V मतलब वेनेडियम, क्या वेनेडियम पेंटा वेनेडियम पेंटाक्साइड। क्या है V2O5, वेनेडियम पेंटाक्साइड। दूसरा टर्म मैंने लिखा हुआ है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है अगर पानी किसी भी यानी कोई कंपाउंड है उसके साथ देखें डार्ट के साथ पानी यानी H2O दिया होता है तो उनको ही क्या कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं। यानी पानी कोई भी कंपाउंड लिखा होता है उसके डार्ट के आगे H2O लिखा होता है, या उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, जिप्सम का फार्मूला लिख लें। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये क्या है, एक हाइड्रेट है। आप इसको ऐसे नाम दे सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यानी इसमें कितने हाइड्रेट है, कितने हाइड्रोजन, यानी पानी है 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो इसको डाई भी कहते हैं। ठीक है, यानी 2 हाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। कौन, जिप्सम। ये जिप्सम का फार्मूला है तो इसे हाइड्रेट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लें वाशिंग सोडा का, तो उसमें क्या होता है Na2CO3.10H2O। उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 10, तो ये भी एक हाइड्रेट है। ठीक है जी। अभी जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट या डोमिनेंट एग्जांपल है जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो उसका फार्मूला क्या होता है, CxH2O। ये भी एक हाइड्रेट की एग्जांपल है जिसमें पानी डायरेक्टली एक मौजूद है, पानी का वाटर मॉलिक्यूल देखें, यही फार्मूला होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, उसमें लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रेट के एग्जांपल्स हैं। हाइड्रेट मींस पानी मौजूद होगा उसमें, वाटर मॉलिक्यूल, जैसे जिप्सम हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, या कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है जी। अभी एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट समझे। ठीक है, अभी देखें मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रेट है। अगर मैं इससे पानी निकाल देता हूं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एनहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, यानी पानी के अलावा, एन में नहीं हाइड्रेट में वाटर, अगर पानी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास CaSO4। ठीक है, क्या है, CaSO4। अभी इसमें से अगर मैं ये 10H2 निकाल देता हूँ, Na2CO3, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास है एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, ऐसे भी कह सकते हैं एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट या एनहाइड्रेट वाशिंग सोडा। ठीक है जी, ये हमने इसको कर लिया। अभी दूसरा क्या हमारे पास, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है कि इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लाइकोजन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी सिंपल शुगर्स मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना देती हैं, उनको क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। और वो सिंपल शुगर कैसे आपस में मिलती हैं, एक बांड के जरिए। उस बांड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बांड, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा ग्लाइकोसाइडिक बांड की। यानी जब सिंपल शुगर मिलती है तो हमारे पास क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे सिंपल शुगर्स होते हैं, तो ग्लाइकोजन भी एक सिंपल यानी पॉलीसेकेराइड है। ये बनता कैसे है, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बहुत सारे n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लाइकोजन। तो C6H10O5, इधर लिख रहा हूं N, तो हमारे पास क्या बनता है, या बल्कि यही इसका फार्मूला है, समझिए ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है किसका, ग्लाइकोजन का। मैंने लिखा है C6H10O5। ये आपको समझ में आएगा जब आप ग्लाइकोसाइडिक बांड पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो उनमें से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। देखें इधर से 2 हाइड्रोजन कम, इधर से एक ऑक्सीजन कम, यानी H2O मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो n नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल
उसमें से निकलेंगे, ठीक है। यानी 2 मॉलिक्यूल अगर मिलती है तो उसमें से एक H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो ये इसलिए मैंने लिखा है C6H10O5। जब आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ये इसने काम क्यों लिखा है। N का मतलब है बहुत सारे ग्लूकोज, ठीक है जी। ये होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे मसल्स या लिवर में क्या होता है, स्टोर होता है। जब स्टोर होता है, जब भी हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये जो ग्लाइकोजन है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। एक प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइको या ग्लूकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसमें से क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक पॉलीसेकेराइड है, इसका ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलने की वजह से बनता है। पॉलीसेकेराइड इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे सिंपल शुगर से मिलकर बनता है। उसके बाद है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, किसको, डेटिव बॉन्ड को। तो ये क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड होता कोवैलेंट ही है, लेकिन ऐसा होता है कि जिसमें एक ही जो एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। लेकिन जो सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी बाहमी, उधर से भी शेयरिंग हो रही होती है। लेकिन डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक ही एटम डोनेट कर देता है। उसको क्या कहते हैं, जो डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं, और जो उधर से ले रहा होता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। तो ये डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास ये है अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या पड़ा है, एक लोन पेयर पड़ा है, और अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम BF3 के साथ, इधर H लिखा हुआ, क्या H, रिएक्शन करा देते हैं BF3 के साथ, तो जो BF3 है इसमें B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा नाइट्रोजन अकेला ही दे देगा, यानी पूरा पेयर कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, तो ये डोनर हो गया। इसने पूरा पेयर डोनेट किया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसा बन जाएगा, ऐसा, एक हाइड्रोजन इस साइड पे और ये BF, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन गया, डेटिव बॉन्ड, क्योंकि सिर्फ एक ही एटम ने शेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी ये तो इधर कैसा इसका खत्म। दूसरा है pH। अभी pH मैंने क्यों लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो P को मानते हैं वो क्या मानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और कुछ लोग इसे मानते हैं जो P है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि वो क्या है, सिर्फ ये इसको डोनेट कर रहा है, यानी P किसको डोनेट कर रहा है, सिर्फ माइनस लोग, और आगे H ऐसे लगा होगा, H तो लगा है, ठीक है। ये आप अभी इसको आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस बताइएगा कि क्या ये कौन सा सही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, और कुछ लोग कहते हैं कि P सिर्फ एक फंक्शन यानी माइनस लॉग को डोनेट करता है, ठीक है। हाँ, अगर आप पीएच को कभी भी लिखें इस सेंस में कि P पावर ऑफ हाइड्रोजन है, तो P को कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वो फास्फोरस समझा जाएगा। H को तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप P को भी कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं तो वो फास्फोरस समझा जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। अभी है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ये तो सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो उसको आ जाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, पॉली मींस मैनी, हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप, बेस मींस जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो। लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का मतलब है जिसमें बहुत सारे OH मौजूद हों। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर NaOH है तो क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है? नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक OH है, ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो उसको पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कह सकते हैं। एग्जांपल ले लें, Pb यानी लेड हाइड्रोक्साइड, PbOH2, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेस कौन सा बेस है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। किसी इसमें दो से ज्यादा आ रहे हैं कौन, OH ग्रुप। यहाँ CaOH2, ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्या आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। पॉली मींस मैनी, हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप, और बेस वो जिसमें OH मौजूद हो। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद है किसी भी बेस में तो उसे आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कहेंगे। NaOH पॉलीहाइड्रोक्सी बेस नहीं है क्योंकि सिर्फ इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी है उसको भी लिख लेते हैं। हमने 7 क्लियर किए, अभी 8वां नंबर। हमारी जो बुक है, जो बायोकेमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव है उसमें ये लफ्ज यूज हुआ है, कौन सा, बेंजोएट्स। क्या यूज हुआ है, बेंजोएट्स।
अभी बेंजोएट्स आया कहाँ से, अगर आपको समझना है तो इससे पहले आपको बेंजोइक एसिड समझना पड़ेगा। क्या? बेंजोइक एसिड। कोई मुश्किल नहीं है, बेंजोइक एसिड बिल्कुल इसका जितना नाम मुश्किल लग रहा है उससे कई गुना ये आसान है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बनता कैसे है? बेंजोइक एसिड का फार्मूला ये होता है C6H5 और इधर COOH। COOH तो लाजमी होगा क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये हमारा किसको शो कर रहा है? C6H5 बेंजोइक। ठीक है, ये बेंजीन का होता है ना C6, वैसे तो होता है C6H6। हम क्या COOH को ऐड करना है तो एक H को रिमूव करेंगे और इसके साथ किसको ऐड कर दिया? COOH को बॉन्ड बना दिया और ये हमारे पास बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, बेंजोइक एसिड बन गया। अभी क्या होगा? ये H रिमूव होगा। मैंने आपको बताया कि बेसिसिटी ऑफ एसिड को क्या होती है? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं वो निकल जाते हैं। तो क्या ये H निकल जाएगा? क्या होगा? C6H5C, मैं इसकी स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ऐसे। तो इधर से जब हाइड्रोजन निकल गया तो इस पे क्या आ जाती है? नेगेटिव आ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव था तो ये ऐसे निकल गया। ठीक है जी, प्रोटॉन की फॉर्म में। अब ये बेंजोइक एसिड था, जब इसमें से एक H निकल गया तो ये जो पार्ट बना, ये पार्ट जो बना, ये हमारा क्या है? एक एनायन है। कौन सा एनायन है? बेंजोएट। इसी को क्या कहते हैं? बेंजोएट कहते हैं। समझ में आया? यानी बेंजोइक एसिड ने अपना H लूज किया, यानी उसने क्या किया? अपनी बेसिसिटी शो की। कितनी बेसिसिटी? एक क्यों? मैंने आपको बताया हुआ, वीडियो अपलोड कर रखी है बेसिसिटी ऑफ एसिड, आप उसको देख लो। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? 1 है। तो ये जो आयन बना, ये जो एनायन बना, इसको क्या कहते हैं? बेंजोएट कहते हैं। जो हमारी बुक में लिखा हुआ है साल्ट्स ऑफ बेंजोएट। क्या? साल्ट्स ऑफ बेंजोएट, बिल्कुल आसान है। साल्ट्स ऑफ बेंजोएट, साल्ट्स क्या होते हैं? जिसमें एक मेटल एटम मौजूद होगा, बुक में लिखा हुआ है, एक मेटल एटम मौजूद होगा और दूसरा नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड, नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड। देखें NaCl एक साल्ट है कि नहीं? बिल्कुल साल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एक मेटल एटम है और ये नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड है। किस एसिड का? HCl से आया हुआ है, Cl नेगेटिव। इसी तरह अगर आपको बेंजोएट के साल्ट बनाने हैं, किसके? बेंजोएट्स के साल्ट बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे? इसका क्या उठाएंगे? नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट क्या है इसका? C6H5COO नेगेटिव, ये वाला। ठीक है, अगर आप ये नेगेटिव है, अगर आप इससे कोई मेटल एटम लगा दें, जैसे मैं ऐसे लगा देता हूं Na+, तो इसकी नेगेटिव खत्म, इसकी प्लस खत्म, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक साल्ट ऑफ बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट बन गया। यही तो हमें चाहिए था, साल्ट, क्योंकि प्रिजर्वेटिव में कौन यूज होता है? साल्ट्स ऑफ बेंजोएट। आपको क्लियर हो गया? हमने बेंजोइक एसिड लिया, उससे H+ निकाला और हम जो आयन बना उसे क्या कहते हैं? हम बेंजोएट कहते हैं, बेंजोएट आयन कहते हैं। और ये नेगेटिव पार्ट क्या है? एसिड का। अभी हमने क्या किया? एक साल्ट बनाना था। किसका साल्ट बनाना था? बेंजोएट का। तो हमने उससे क्या किया? एक मेटल एटम अटैच कराया, तो हमारे पास क्या बन गया? एक सोडियम बेंजोएट, एक साल्ट है। साल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक मेटल एटम मौजूद है और दूसरा नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड। किस? विच एसिड? बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास साल्ट बन गया बेंजोएट का। अभी आगे दूसरा टर्म क्या है? वो भी सल्फाइड, इसी के साथ यूज हुआ है हमारी बुक में, सल्फाइड। क्या टर्म है? सल्फाइड। पहले सल्फाइड का फार्मूला लिखिए। सल्फाइड का फार्मूला होता है ये SO3 2 नेगेटिव, ये सल्फाइड का फार्मूला। ठीक है, सल्फाइड फार्मूले के समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है। सल्फ्यूरस, एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हमें मैं बता रहा हूँ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड होता है ये H2SO3। ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। जब सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है? अपने H+ देता है। कितने H+ देगा? ये 2 H+ देता है। और हमारे पास जब 2 H+ निकल गए तो SO3, इस पे कितनी चार्ज आ जाती है? 2 नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बन गया? एक सल्फाइड बन गया। अब इधर लिखा हुआ है साल्ट्स ऑफ सल्फाइड, साल्ट्स ऑफ सल्फाइड, तो इसका साल्ट बना ले इजी। कैसे होता है? ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट ऑफ क्या है? एसिड है। ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड है। विच एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इससे कोई मेटल एटम लग जाता है, इससे इसके साथ कोई मेटल एटम अटैच हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या बना देगा? अगर मैं ये मेटल एटम अगर इसके साथ अटैच कर दूं तो साल्ट बन जाएगा। साल्ट क्या होता है? इट कंटेन मेटल पार्ट एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड। मेटल पार्ट ये है और नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड ये वाला। कहां से आया है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो जब 2 इधर चला जाता है और 1 इधर आ जाता है, यानी Na 2 हो जाएगा और SO3
ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम सल्फाइड, जो कि क्या है, साल्ट ऑफ सल्फाइड। मैंने आपको बेंजोएट का भी साल्ट बना दिया और सल्फाइड का कॉन्सेप्ट भी दिया कि कहां से आती है और इसका साल्ट भी बना के दिखाया। ठीक है, ये हमने इसका भी क्लियर कर लिया। अभी दूसरा टर्म, अब ये कंफ्यूजन होती है कि ये 10वां नंबर के सल्फर एफ से आता है या पी से आता है। सल्फर को एस से लिखें या एफ से लिखें या पी से लिखें। बिल्कुल हमारी बुक में तो पी से लिखा हुआ है, लेकिन जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री या आईयूपीएक यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो राय है वो ये है कि जो SULFUR वाली स्पेलिंग है वो करेक्ट है। अगर PHUR वाली है वो भी हमारी बुक्स में तो हम वही लिखेंगे, बिल्कुल वही लिखेंगे, हमने एफ लिखना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से सल्फर की स्पेलिंग SULFUR, PH नहीं FUR। ठीक है, आपको ये भी क्लियर हुआ। अभी आ गया 10वें नंबर पे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का फार्मूला बस ये याद रख लेना आपने। कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, और बाय मींस इधर बाय का मतलब H समझ लें और इसके साथ लगा दें कार्बोनेट, HCO3 -1। ये हमारे पास होता है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट का HCO3 -1। ये -1 क्यों लिखा, क्योंकि देखें इस पे कितना था 2 नेगेटिव, इसके साथ एक +1 अटैच हुआ तो लिखें -2 + 1 किसके बराबर आता है, -1 के बराबर आता है। तो इसी तरह जब इसके साथ एक +1 अटैच हुआ तो 2 - 2 + 1 =-1, तो इस पे -1 आ गई। ये हमारे पास सोडियम का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एग्जांपल ले लें। लेकिन ये हमारे पास क्या है, Na2CO3, एक कार्बोनेट है, विच कार्बन, सोडियम कार्बोनेट। अभी हमारे पास बाइकार्बोनेट तो लिख लें आसान, NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम लिखा हुआ है, बाइ क्यों लिखा, क्योंकि कार्बोनेट के साथ H लगा हुआ है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी क्लियर हुआ। छोटी छोटी चीजें अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको फार्मूलाज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फार्मूलाज बिल्कुल इजी हो जाएंगे, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बेंजोएट और ये सारे। ठीक है, अभी इधर बुक में हमारी जो ये मैं बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप अगले को बिल्कुल मुतमिन कर सकते हैं। देखें ना, अभी इधर लिखा हुआ है स्विस, एक जगह पे लिखा हुआ है स्विस केमिस्ट और दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी अगर दूसरी जगह पे लिखा हुआ है पोलिश केमिस्ट। स्विस केमिस्ट का मतलब है, जो स्विस मतलब होता है स्विट्जरलैंड के रहने वाले बंदे। अगर आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, स्विस बायोकेमिस्ट। अगर आप स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, स्विस बायोकेमिस्ट या स्विस पर्सन। ठीक है, अगर आप पोलिश का मतलब होता है पोलैंड के रहने वाले, पोलैंड, जो लोग पोलैंड में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पोलिश बायोकेमिस्ट। जब मैंने पोलिश बायोकेमिस्ट देखा तो मुझे परेशानी हुई कि केमिस्ट को कैसे पोलिश किया जाए, क्या मतलब इसका। तो मैंने जब इसकी सर्च की तो क्या था, पोलिश मतलब जो पोलैंड के रहने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, पोलिश बायोकेमिस्ट। ये वर्ड कहाँ यूज हुआ है, विटामिन्स में। जो हमारी 10th फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री है उसमें विटामिन्स में ये लफ्ज यूज हुआ है, पोलिश। ठीक है, और ये न्यूक्लिक एसिड में स्विस। ये भी आपको क्लियर हो गया। अभी देखिए विटामिन बी जो है ना, विटामिन बी इसके आगे लिखा होता है कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के आगे लिखा होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि यानी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, यानी पेचीदगी का मतलब होता है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें और भी विटामिन आती हैं सारी। जैसे इसको मुझे इसका क्या आता है कि 1, 3, 5, 6, 12 ऐसे नाम दिया जाता है विटामिन बी को। यानी इसमें आप ये याद रखना कि इसमें और भी विटामिन आती हैं इनकी सब कैटेगरीज में। यानी बी जो विटामिन बी है इसके अंदर भी बहुत सारी विटामिन आ जाती हैं, जैसे राइबोफ्लाविन, फ्लाविन, ये इसमें आती हैं विटामिन बी में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। और जैसे विटामिन सी है तो विटामिन सी अकेली है, लेकिन इसमें अंदर इसके और भी विटामिन आती हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है जी, ये भी क्लियर। अभी एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, वो अभी आपको साइंटिफिक रीजन बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास उधर लिखा हुआ है कि कोवेलेंट रेट्स, कोवेलेंट नेचर
हैज लेस रिएक्शन रेट्स, यानी जो कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होंगे, जो कोवेलेंट कंपाउंड एक्यूर करेंगे, जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड होगा, उनके रिएक्शन रेट स्लो होंगे एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन रेट इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट नहीं करनी होती। देखिए NaCl रिएक्ट्स विद HCl, उधर से H+ निकला, आगे किससे अटैच हो गया, Cl नेगेटिव से, उधर NaCl निकला, यानी जो आयन होते हैं वो बस अट्रैक्शन होती है आयन्स के दरमियान। देखें अभी Na+ पड़ा था और Cl नेगेटिव, ठीक है। अभी इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट नहीं करनी, बस अट्रैक्शन करनी है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्शन करेंगे और एक कंपाउंड बना देंगे, जिसे हम सोडियम क्लोराइड और नमक यूज करते हैं डेली लाइफ में। ये बिल्कुल इजीली बन गया, यानी रिएक्शन रेट बिल्कुल क्या था, फास्ट था। क्यों फास्ट था, देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर अभी अगर आपको H++ बल्कि H2 मॉलिक्यूल को देखें आप, जब ये बना था तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट हुई, भाई उधर से इलेक्ट्रॉन उधर शेयर हुआ, उधर से आया। अगर आपको रीअरेंजमेंट की समझ नहीं आती तो अभी देखिए, अगर हम फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो उधर कोवेलेंट नेचर, जो कोवेलेंट थ्योरीज है उसमें हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रीअरेंज होते हैं। उधर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक केमिस्ट्री है, यानी हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रीअरेंजमेंट करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट होती है तो इसलिए इसके रिएक्शन रेट भी स्लो होते हैं, किसके, कोवेलेंट कंपाउंड्स के। क्यों स्लो होते हैं, क्योंकि देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन उधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे, यानी शेयरिंग होगी, ठीक है। इसलिए इसके रिएक्शन रेट क्या होते हैं, स्लो होते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतने ही जो कंफ्यूजन टर्म थे मैंने आपको बता दिए। ये मुझे तो कंफ्यूज करते थे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। तो अगर जो बाकी रहते हैं 10th फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री में, अगर वो मैं उसको मार्क करूंगा और आपको इधर इंशाल्लाह करा दूंगा, जो भी कंफ्यूजिंग टर्म रहते होंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।